नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का आपके अपने प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल आपके? क्या बढ़िया सब चल रहा है ना? और जो अपना चैप्टर चल रहा था वो अपना सेल बायोलॉजी चैप्टर चल रहा था और इसकी अपनी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और आज अपनी दूसरी क्लास है। ठीक है। और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जैसे बेसिक चीजें थी कि सेल किसे कहा जाता है, ठीक है, और सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं से संबंधित कुछ अपन ने खोजें लिख दी थी कि भाई कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा किसके द्वारा की गई है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत आगे किसने बढ़ाया, ठीक है, आपके केंद्र की खोज किसने की है, केंद्रिका की खोज किसके द्वारा की गई है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा बनाया गया, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है, विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज किसके द्वारा की गई। कुछ इस प्रकार से 10-12 प्रकार की अपन ने क्या करी है, खोजों के बारे में डिस्कस किया और ये सारे पेपर के लिहाज से क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कम से कम अपन को ये सारी खोजें याद रहनी चाहिए। ये बेसिक खोजें जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कोशिका का एक अगला पड़ाव है। कल हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी अगर कोशिका है तो उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से है, यानी कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिकाओं की संरचना के बारे में। तो लिखने से पहले एक बार समझने का काम करिएगा। मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा और उस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि कोशिकाओं को किस किस तरीके से बांटा गया है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगी। जो कोई भी जैसे मान लो कोशिका है तो कोशिका के 3 भाग है। कोशिकाओं के कितने भाग है भाई? 3 भाग है। देखो कौन कौन सा। एक तो ये कोशिका का सबसे बाहरी भाग, कोशिकाओं का क्या है, सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, और एक है सबसे आंतरिक भाग। सबसे आंतरिक भाग ये केंद्रक जिसे आप बोलते हैं, ये आपका आंतरिक भाग हो गया, ठीक है। एक होता है कि कोशिकाओं के बाहरी भाग और कोशिकाओं के आंतरिक भाग की जो ये जगह दे रखी है, इसमें बहुत सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिका के अंग पाए जाते हैं। तो ये कोशिकाओं का कौन सा भाग हो गया? मध्य भाग। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी कोशिका है उसको हम कितने आधार में बांट सकते हैं? 3 आधार में बांट सकते हैं कि कोशिका का सबसे बाहरी भाग, सबसे आंतरिक भाग और मध्य भाग। ये सभी को समझ में आया हो? तो इसी के आधार पर आज हम क्या बना रहे हैं? फ्लो चार्ट बना रहे हैं। देखिए, तो मैं कोई भी आपकी कोशिका की संरचना हेडिंग डाल दे, कोशिकाओं की संरचना, यहाँ पे कोशिका की संरचना। और कोशिकाओं की जब संरचना हम पढ़ते हैं तो हम इसे कितने भागों में बांटेंगे भाई? 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, ठीक है। तो सबसे एक तो आता है सबसे भाग, बाहरी भाग, एक मध्य भाग और एक आंतरिक भाग। तो ये हो जाएगा सबसे बाहरी भाग। एक तो कौन सा होगा बेटा? आपका बाहरी भाग, कोशिका का बाहरी भाग, ठीक है। दूसरा कौन सा भाग होगा? मध्य भाग, मिडिल पार्ट, ठीक है। और सबसे आंतरिक भाग, इनर पार्ट। कौन सा भाग? आंतरिक भाग। तो कोशिका के हमने क्या करे? 3 भाग कर दिए। देखो, सबसे भारी भाग मतलब कोशिका की परत की बात की जा रही है। भारी भाग मतलब कोशिका की परत की बात की जा रही है। जैसे सपोज आपके मान के चलो आम है, सपोज करो क्या है? आम। तो आम का सबसे भारी भाग क्या है? उसकी परत, आम की परत, छिलका उसका। तो सबसे भारी भाग क्या हो जाएगा कोशिका की? उसकी परत, बाहरी परत। इसको किस नाम से? बाहरी परत के नाम से भी जानते हैं। बेटा बाहरी परत 2 होती है। तो इसकी कितनी होती है बाहरी परत? 2 होती है। एक तो होती है कोशिका झिल्ली। एक क्या होती है? कोशिका झिल्ली, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। दूसरी होती है कोशिका भित्ति। दूसरी कौन सी होती है बेटा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को क्या बोला जाता है? सेल वॉल। क्या बोला जाता है? सेल वॉल। तो बेटा ध्यान देना कि कोशिकाओं की अगर बाहरी भाग की बात की जाऊं तो उसे बाहरी परत के नाम से जानते हैं। और बाहरी परत कितनी है? 2 है। एक तो कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका भित्ति है। अब याद रखना कि कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है?
पादप में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। और जबकि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, आपके एनिमल्स यानी कि जंतु में पाई जाती है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये बाहरी भाग हो गया। अब देखिए बात करते हैं हम किसकी, इसके आंतरिक भाग की। अब हम बात करते हैं किसके, इसके आंतरिक भाग की बात करते हैं। तो देखो बेटा, आंतरिक भाग को मैं दो भागों में बांट रहा हूं, मध्य भाग को, सॉरी, मध्य भाग को मैं दो भागों में बांट रहा हूं। मध्य भागों को कितने भागों में बांट रहा हूं, दो भाग। नंबर एक चीज ध्यान देना कि जो कोशिका दे रखी थी हमने, जो ये कोशिका बनाई थी, उसके मध्य में केंद्रक भरा हुआ, ये केंद्रक रखा हुआ था। तो एक बात बताओ, ये एक तरह से पानी की थैली है, कोशिका टाइप से क्या पानी की थैली होती है। तो देखो एक बात बताओ, इसकी जो आकार बना है ना, इसका एक गोल आकार बना है, तो इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, जिसे क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य, है ना। तो एक भाग तो होगा जो इसके अंदर लिक्विड है, लाल से लिखो क्या, ये थोड़ा कम शाइन कर रहा हो। एक तो हो गया आपका जीव द्रव्य, इसको क्या बोला जाता है, आपकी कोशिकाओं के अंदर भरे हुए द्रव्य को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। ये एक तरीके का पानी है, लिक्विड होता है। तो ये जैसे इसकी गोल शेप कैसे, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हमने जैसे पिचकारी से पानी भर दिया तो उसकी शेप आ जाएगी ना गोल सी, तो लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भरा हुआ है और ऐसे ही इसके अंदर भरा हुआ है। तो दो तरह के लिक्विड है इसके अंदर, कोशिका के अंदर। जो जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के हैं बेटा, दो। एक तो कोशिका के अंदर देखो, एक तो केंद्रक के अंदर भरा है एक तो द्रव्य, और एक केंद्रक के बाहर इस तरीके से भरा हुआ है। समझ में आ रही है आप सभी को बात। तो बोलो, एक तो केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे, केंद्रक के अंदर भरे हुए द्रव्य को क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, जो आपके केंद्रक के बाहर की तरफ यानी कोशिकाओं में फैला हुआ होता है, तो उसे क्या बोल देते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोल देते हैं, कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोला जाएगा, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो याद रखना, जो आपके कोशिकाओं के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है, वो द्रव को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य कितने प्रकार के हैं आपकी कोशिकाओं के अंदर, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो केंद्रक के अंदर भरा हुआ केंद्रक द्रव्य, और बचा हुआ जो कोशिकाओं के अंदर भरा हुआ होता है कोशिका द्रव्य। सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला कि मध्य भाग में क्या होता है, बहुत सारे कोशिका के अंग भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, है ना। देखो जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर के भी तीन भाग है। एक तो बाहरी भाग जिसे आप खाल बोल देते हैं, त्वचा बोल देते हैं, जो दिख रही है, ठीक है, परत ही तो है, हमारी शरीर की क्या परत ही हो गई, तो कोशिकाओं की परत ही हो गई। और दूसरा भाग सबसे अंदर वाला पार्ट, जो कोशिकाओं के इंटरनल पार्ट है, जैसे आपकी धमनी और शिरा जिसमें रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन अंगों की बात की जाए तो आपके शरीर के अंग मध्य भाग में पाए जाते हैं, जैसे लीवर, किडनी, हृदय, ये हो गए अंग। तो आपके शरीर में अलग अलग तरीके का काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, और उन कामों को करने के लिए कोशिका के अंगों की जरूरत पड़ती है। तो अगला भाग हो जाएगा कोशिका अंग। क्या बोल देंगे इसमें, इसके दूसरे भाग को बोलेंगे कोशिका अंग या कोशिकांग बोल देते हैं। इसको बोला जाता है सेल ऑर्गन। क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गन। और सेल ऑर्गन कई प्रकार के होते हैं, सेल ऑर्गन कई प्रकार के होते हैं। तो चलो देख लेते हैं भाई कौन कौन से मेन है। जैसे आपके एक है अंतःप्रदयी जालिका। क्या है, अंतःप्रदयी जालिका, है ना। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम को राइबोसोम ही बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है।
इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इंग्लिश में भी इसे क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात मैं बता दूं, इंग्लिश में इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, लेकिन हिंदी में जैसे कई बार हिंदी का पेपर होता है, राजस्थान के जो स्टेट पेपर होते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये इंग्लिश में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया लिख के नहीं देगा, इसका हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। क्या होता है बेटा, सूत्रकणिका। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है बेटा, सूत्रकणिका बोला जाता है। वैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते ही हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं भाई, इसमें लाइसोसोम, इसे क्या बोला जाता है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। जैसे और लिख लेते हैं आपका प्लास्टिड यानी कि लवक, क्या ले लेंगे, प्लास्टिड, ठीक है, यानी कि लवक। और देख लेंगे जैसे गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का है, ये अंग है, ये क्या है भाई, ठीक है, गोल्जी का है, ठीक है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, और एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल, इसमें पढ़ सकते हैं तारक का है, तारक का है, यार तारक का है, ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, तारक का है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इसी में ही रक्त रिक्तिका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ मेन क्या हो गए, आपके कोशिका के अंग हो गए। तो भाई देखो, मैंने ये आपका फ्लो चार्ट बन रहा है, और फ्लो चार्ट में मैंने बोला कोशिका के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक सबसे बाहरी भाग, एक मध्य भाग, मध्य भाग में जीव द्रव्य भरा पड़ा होता है और कोशिका के अंग होते हैं। अब आंतरिक भाग क्या होता है बेटा, आंतरिक भाग सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ होता है, आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखो, न्यूक्लियस के भी भाग है, न्यूक्लियस के भी क्या है, भाग है, आंतरिक भाग। लेकिन फिलहाल न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में जब मैं केंद्रक पढ़ाऊंगा तो डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। तो एक बार इसका क्या कर लीजिए, फ्लो चार्ट उतार लीजिए कि कोशिकाओं की अगर संरचना की बात की जाए तो कोशिकाओं के कितने भाग होते हैं, ये कोशिकाओं की संरचनाएं हो गए, ठीक है। इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, इंग्लिश में इसे लिख देना, ठीक है। और इसे क्या बोले, वॉक्यूल्स, ठीक है भाई। दिख रहा है क्या, बड़ा करूं क्या, लो, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, एक बार इसे फटाफट से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा तेजी से करना है ना, क्योंकि अपन आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अपन क्या कर सकते हैं, इसे सेव रख सकते हैं, तुम बाद में जब मैं क्लास छोड़ूं तो तुम उस टाइम 2 मिनट का टाइम लेके आराम से उतार लेना, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ जाएं भाई, कि आपके कितने भाई 3 प्रकार के हो गए। आपके कोशिका की संरचना की बात की जाए तो कोशिकाओं को कितने भागों में बांट रहे हो, 3। अरे आम को देख लो, तुम इमेजिन करो जैसे आम है, आम के मैं बोलो 3 भाग है, बोले सर कौन कौन से, बोले आम का एक तो बाहरी छिलका वाला भाग, बाहरी परत हो गया, ठीक है। एक होता है सबसे आंतरिक वाला भाग, यानी गुठली हो गई, यानी आ रही गुठली है ना, जो आम की गुठली होती है, तो केंद्रक हो गया। बीच में क्या भरा हुआ होता है, गूदा भरा हुआ होता है, तो गूदा ही थोड़ी भरा होता है, गूदा के साथ साथ भी कुछ और भरा होता है, इसमें कुछ और तत्व भी होते हैं, तो लिक्विड पार्ट भी बनता है इसमें, जो क्या हो गया, जीव द्रव्य हो जाता है। और उसके अंदर जो गूदा है वो मध्य भाग है, तो गूदे में मतलब कोशिका अंग आ जाएगा और जीव द्रव्य आ जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, अपने बाहरी भाग से शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन, बाहरी भाग से।
तो कोशिकाओं के बाहरी भाग कितने होते हैं भाई? दो प्रकार के, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। चलें भाई शुरू कर लेंगे, एक बार शुरू करें। ये उतार लेना आप, जैसे मैं क्लास फ्री करूंगा तो ये सब आपके यहीं पे होंगे, तो आप इसे क्या कर लेना, उतार लेना, ठीक है, नोट कर लेना। चलिए भाई, अब देखिए दो चीज है, एक कोशिका झिल्ली बाहरी भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बाहरी भाग। बाहरी भाग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है दो चीजें पढ़नी है भाई, एक कोशिका झिल्ली पढ़नी है और एक कोशिका भित्ति पढ़नी है। तो देखो बेटा, अब बाहरी भाग को पढ़ने के लिए एक छोटा सा डायग्राम से मैं इसे समझाता हूं। ये एक तो मैंने बनाया है ये, और एक बनाया मैंने कुछ इस प्रकार से। ये दो आपको संरचनाएं दिख रही होंगी, यहाँ पे दो संरचनाएं दिख रही होंगी। तो किस किस की संरचनाएं, ध्यान दो। ये जो गोल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जंतु कोशिका की संरचना है। ये किसकी संरचना है भाई? जंतु कोशिका, यानी कि आपकी एनिमल सेल, ठीक है, आपकी क्या है ये? एनिमल सेल है, एनिमल सेल है जंतु कोशिका, ठीक है। ठीक है, दूसरी क्या दे रखी है आपको? आयताकार शेप दे रखी है। तो आयताकार शेप किसकी होती है भाई? आपकी प्लांट कोशिका की होती है, यानी कि इसे आप क्या बोलेंगे? पादप कोशिका। दूसरी संरचना किसकी दे रखी है? पादप कोशिका, यानी कि प्लांट संरचना, ठीक है, प्लांट सेल। चलो भाई, हमेशा याद रखना, मैंने बताया था ना कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? आपको मैंने बताया था कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप में पाई जाती है। तो ध्यान देना बेटा, एक एक करके मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना इस बात को, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, सबसे भारी भाग, पहली बात तो क्या कहलाता है? ये आपका सबसे भारी भाग कहलाता है आपका कोशिका झिल्ली। ये इसको क्या कह रहे हैं भाई? कोशिका झिल्ली कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नंबर एक बात, ठीक है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दूसरी बात, ये किसकी बनी हुई होती है? आपसे पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भैया ये किसकी बनी हुई होती है? तो आप बोलोगे सर ये प्रोटीन की बनी हुई होती है और फैट की बनी हुई होती है, वसा की। आप बोलोगे सर ये प्रोटीन की बनी हुई होती है और फैट की बनी हुई होती है, यानी वसा की बनी हुई होती है। ये प्रोटीन व वसा की बनी होती है। लेकिन आपसे पूछेगा कि भाई प्रोटीन और वसा, तो उसमें बताना वसा कौन सी है भाई? आपकी फास्फोलिपिड। तो आप बोलोगे लिपिड क्या होता है? लिपिड शब्द बोलू ना, जब भी मैं आपको बोलूं लिपिड, इसका मतलब है मैं वसा की बात कर रहा हूं। लिपिड मतलब वसा, वसा मतलब आपका फैट, फैट की बात की जा रही है। बात सभी को समझ में आई? तो ध्यान रखना, ये बाहरी भाग किसका बना होता है? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन में पूछ सकता है भाई कौन सा प्रोटीन है? प्रोटीन में पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटीन है। भाई आपसे दो तरीके से पूछेगा, एक तो आसान तरीके से और एक थोड़ा सा कठिन तरीके से। आसान तरीके से पूछेगा कि कोशिका झिल्ली की बाहरी परत किसकी बनी होती है? आप सीधा सपाट जवाब देंगे, सर देखो एक तो होती प्रोटीन और वसा की परत होती है। बात हो गई खत्म। अब बात हो गई खत्म। ये तो क्या सरल तरीका। कोई अगर तरीके से सरल तरीके से पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कोशिका झिल्ली की बाहरी परत किसकी है?
आपने बोला सर प्रोटीन और वसा की बनी होती, बात खत्म हो गई, आपका सवाल का जवाब क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अब एडवांस तरीका क्या पूछेगा कि कौन सी तो प्रोटीन होती है और कौन सी वसा होती है। अब बोलेगा भाई नाम बताओ उसका, प्रोटीन तो बता दिया लेकिन कौन सी प्रोटीन और बोले वसा कौन सी, तो ये पूछे। तो इसलिए मैं क्या डायरेक्ट ही लिखवा रहा हूं आपको पूरा कि भाई देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन ये किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन बेटा किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, प्लस में फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। बात सभी को समझ में आ गई। अगला बोले सर ठीक है इसकी पता तो लगी किसकी बनी है। दूसरा है भाई ये काम क्या करती है, दूसरी बात क्या उठेगी इसके। पहली बात तो समझ में आ गई कि ये किसकी बनी हुई है, आप फट से जवाब दे दोगे सर इस चीज की बनी होती है, ये तो प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल होगा कि भैया इस परत का कार्य क्या है, ये काम क्या करती है, तो बोले ये चौकीदारी का काम करती है। ये क्या काम करती है, चौकीदारी। चौकीदार क्या काम करता है, चौकीदार देखता है कि भाई कौन अंदर आया है। आपने देखा होगा कहीं पे भी चौकीदार बना हो या गार्ड लगा होता है तो सोसाइटी वगैरह में होता है तो उसके पास एक रजिस्टर सा होता है, वो ब्यूरो रखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो बोले कोई आ रहा है आदमी तो बोले साइन कर दो, कौन से फ्लैट नंबर में जाना, बोले फला में जाना है, बोले साइन कर दो, ठीक है जाओ। आ रहा है बोले, आने जाने वाले लोगों की क्या करता है, निगरानी करता है। ये क्या करता है, निगरानी। ठीक यही भी यही काम करता है, ये चौकीदारी का काम करता है। ये अंदर आने वाले पदार्थों और बाहर जाने वाले पदार्थों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। इसका कार्य क्या है कि अंदर व बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करना, नियंत्रण। अब इसको दूसरी भाषा में क्या बोलूं, थोड़ा दूसरे तरीके से क्या बोलूंगा, अणुओं व आयनों का नियंत्रण करता है। मैंने क्या बोला, अणुओं, पदार्थ किससे मिलके बने हुए होते हैं, अणुओं से तो मिलके बने होते हैं। अणुओं व आयनों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है भाई, नियंत्रण करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, इसका कार्य समझ में आ गया, ये किसकी बनी होती है ये भी समझ में आ गया है ना। और इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का चौकीदार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का चौकीदार, है ना। इसे चौकीदार कहा जाता है, इसे कोशिका का चौकीदार भी कहा जाता है, कोशिका का चौकीदार। ठीक है, अगला भाई जो ये परत होती है ना, ध्यान देना, ये जो परत होती है ये अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य मतलब आधा, पारगम्य मतलब पार जाना। तो ये आधी खुली होती है आधी बंद होती है इस तरीके से, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इस जो ये परत है कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्ध पारगम्य। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, ये ध्यान रखना। तो यहां पे आगे लिख रहा हूं कि कोशिका कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, पारगम्य। ठीक है, पारगम्य लिख लेना, इसमें पा लिख लेना। ये कैसी होती है भाई, अर्ध पारगम्य। ठीक है, कैसी होती है, अर्ध। अर्ध का मतलब आधी, मतलब मान लो जैसे दो गेट है, एक गेट बंद कर दो तो आधी खुली आधी बंद हो गई, समझ गए, तो अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अगला पॉइंट बनेगा कि भाई कार्य तो समझ में आ गया कि ये अणु और आयनों का क्या करती है, नियंत्रण करती है। लेकिन भाई कोई तो सिद्धांत लग रहा होगा, कोई तो थ्योरम लग रही होगी, कोई तो नियम कायदा लग रहा होगा। तो बोले ये परासरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। क्या होता है, परासरण मतलब ऑस्मोसिस, परासरण मतलब ऑस्मोसिस। आगे लिखना कि ये परासरण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, ठीक है, परासरण के काम पे, परासरण पे काम करती है। ठीक है, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए परासरण क्या होता है। पहली बात तो समझे सर हमें परासरण ही नहीं पता, हमें परासरण ही नहीं पता। ये तो बता दिया आपने कि परासरण के सिद्धांत पे काम करती है, लेकिन हम परासरण जानते ही नहीं है कि परासरण क्या चीज है। अरे कोई बात नहीं, सिंपल सा नियम है, वो देखिए आपने, किशमिश, किशमिश देखिए आपने, एक किशमिश लो, रात को उसे क्या कर दो, पानी में डाल दो, और जब पानी में डाल दोगे तो सुबह तक देखोगे तो क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी। उसमें क्या चला गया, पानी चला गया। भाई आपने क्या किया, सुबह सुबह
ये किशमिश, ये रात को किशमिश ली, इसको किस में डाल दिया आपने, पानी में डाल दिया। लो भाई ये पानी में डाल दिया, ठीक है। ये जैसे ही पानी में डाला और जब सुबह निकाल के देखोगे तो ये किशमिश कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। इसमें क्या चला गया, ये फूली क्यों, क्यों फूली, क्योंकि इसमें क्या चला गया, पानी चला गया। इसमें क्या चला गया, पानी चला गया, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें क्या चला जाता है, पानी। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये परासरण की प्रक्रिया हो गई। ये क्या हो गई बेटा, परासरण हो गया। ये कौन सी क्रिया हो गई, परासरण, ठीक है। तो याद रखना हमेशा। तो अब देखिए भाई अगली चीज बात कर लेते हैं। अब मान लो कि कोई चीज कोशिका के अंदर आ रही है। अब कोई अणु या आयन कोशिका के क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। बेटा एक एक पॉइंट को बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत आराम से। बाद में इसको लिखवाऊंगा, बाद में क्या ये सारे पॉइंटों के रूप में लिखवा दूंगा। फिलहाल अभी समझना है, कोई चीज अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जब कोई पदार्थ या अणु या आयन कोशिका के अंदर की तरफ आता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एंडो का मतलब अंदर आना, साइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। बात सभी को समझ में आ गई, यस या नो। अगली बात कि सर अंदर जा रहा है तो बाहर भी तो जा सकता है, कि कोई अणु या आयन कोशिका से बाहर जा रहा हो, एग्जिट कर रहा हो, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बेटा, अंदर आने को कहते हैं एंडो और बाहर जाने को कहते हैं एक्सो। एग्जिट से क्या बनता है, एक्सो। तो इसे क्या बोला जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में, ये पूछा गया है पेपर में कि अणु व आयन जब कोशिका के अंदर की तरफ आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को एंडोसिस कहा जाता है। जब कोई अणु व आयन कोशिका से बाहर की तरफ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, दो टर्म और याद रखनी है। मान लो कि अच्छा द्रव को हमेशा पीते हैं क्या, लिक्विड की बात करूं, लिक्विड तो हमेशा पिया जाता है ना। जैसे लिक्विड की बात की जाए, भाई कोल्ड ड्रिंक है, क्या कर रहे हैं, लिक्विड है पी रहे हैं, पानी है लिक्विड है पी रहे हैं, जूस है लिक्विड है पी रहे हैं, ठीक है, शेक है लिक्विड है पी रहे हैं, ठीक है, पानी और चाय लिक्विड है पी रहे हैं। तो लिक्विड हमेशा क्या होता है, पीना, लिक्विड का मतलब पीना। अब अगले टर्म क्या बन रहा है कि अगर कोई द्रवित चीज, कोई द्रवित पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर की तरफ गमन करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। अगर बात द्रव की जाए, किसकी की जाए, द्रव की बात की जाए, तो द्रव मतलब पीना, द्रव मतलब पीना। तो याद रखो पीनोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे इसे, पीनोसाइटोसिस। याद रहेगा क्या, याद रहेगा। द्रव जैसे है कि कोई द्रव चीज अंदर या बाहर की तरफ जा रही है, उसे क्या कहते हैं, याद रखने के लिए बोले द्रव मतलब पीना, पीना मतलब पीनोसाइटोसिस। समझ में आ रहा है। अब याद रखना, ठोस का याद रखना पड़ेगा कि कोई ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। बात समझ में आई क्या, ये कुछ टर्म है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है। एक बार रिवाइज करा दूं क्या फटाफट से बेटा, एक बार रिवाइज करा दूं क्या, 2 मिनट के अंदर कितने पॉइंट बने। एक बार देखो, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, गारंटी है। किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ढूंढ के ले आओ, गारंटी क्या देता हूँ, गारंटी यही देता हूँ, कोई टॉपिक पढ़ाऊं बाहर का कोई क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आना है, ध्यान है। चलो फटाफट से पहला पॉइंट क्या है बोला, पहला तो ये क्या है कि ये बाहरी परत है, ठीक है। कोशिका की बाहरी परत को, जंतुओं में कोशिका की बाहरी परत को क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। बोल के बताना है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की, जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की और फास्फोलिपिड की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की और फास्फोलिपिड की बनी होती है। तीसरी चीज क्या है कि जो ये आपका कोशिका झिल्ली, इसका कार्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे शॉर्ट में, अणु या आयनों का नियंत्रण करना, ठीक है। कौन सी चीज अंदर जा रही, कौन सी चीज बाहर जा रही है, उसका नियंत्रण रखना उसका काम है। इसलिए इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, चौकीदार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का चौकीदार भी कहा जाता है। तीसरा कि जो ये झिल्ली है, ये कैसी झिल्ली है,
अर्धपारगम्य, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसे। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, आगे कि भाई जो ये आपकी कोशिका झिल्ली किस सिद्धांत पे काम करती है? परासरण के सिद्धांत पे काम करती है। किस पे? ऑस्मोसिस यानी परासरण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है भाई, अगर कोई अणु आयन कोशिका के अंदर आए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अणु में आयन कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसे क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर कोई कोशिका के बाहर की तरफ जा रहा है, अगर कोई अणु में आयन कोशिका के बाहर की तरफ एग्जिट कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ, अगर कोई ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर जाने की प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसके लिए कौन सा शब्द या टर्म का यूज किया जाता है? फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। अगर कोई द्रवित चीज कोशिका के अंदर या बाहर जाने की प्रक्रिया में शामिल होती है तो उसे क्या कहा जाता है? पीनोसाइटोसिस। द्रव मतलब पीना, है ना? द्रवित चीज हमेशा पी जाती, जूस हमेशा पीते हो, चाय हमेशा पीते हो, कॉफी हमेशा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक हमेशा पीते हो, जूस हमेशा पीते हो, है ना? पानी हमेशा पीते हो। तो पीने का काम क्या है? लिक्विड मतलब पीना। तो याद रखना पीनोसाइटोसिस। क्या याद रखोगे? पीनोसाइटोसिस याद रखोगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है किसके बारे में? आपके कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई, अगला पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? कोशिका भित्ति है। दूसरा पार्ट क्या है बेटा आपका? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है ना? तो देखिए जो ये बाहरी भाग दिख रहा है आपको, ये जो बाहरी परत दिख रही है, इसी को क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कोशिका भित्ति कहा जाता है। और इंग्लिश में इसी को क्या बोल दिया जाता है? सेल वॉल बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं इसे? सेल वॉल बोल देते हैं। कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोल देते हैं। ठीक है भाई, दूसरा वही सवाल कि सर ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो आप बोलोगे सर ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? पादप की जो कोशिका, जो पादप की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखा जाए ना तो ये जो कोशिका की जो बाहरी भाग है ना, इसको तो सेल्यूलोज बोलते हैं, लेकिन ये बाहरी भाग वैसे देखा जाएगा थोड़ा सा डीप में अगर पढ़ना चाहो तो कोशिका भित्ति 3 भागों में विभाजित होती है। कोशिका भित्ति कितने भाग में डिवाइड होती है बेटा? 3 भाग में विभाजित होती है। एक तो सबसे बाहरी परत हो गई कोशिका भित्ति की, एक मध्य परत हो गई और एक आंतरिक परत। कोशिका भित्ति की 3 परतें होती हैं। कोशिका भित्ति की कितनी परतें होती है? 3। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अगर कभी पूछा जाए तो ध्यान देना, बाहरी परत तो सेल्यूलोज ही हो गई, ये बाहरी परत है। तो किसकी बनी होती है भाई? आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है भाई, अगला देख लो भाई, सबसे आंतरिक भाग जो होती है ना वो जाइलम, सुना है क्या? जाइलम व फ्लोएम। जो पादप जो होता है ना, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, पेड़ों को पानी कैसे मिलता है? पेड़ों को पानी कैसे मिलता है भाई? देखो ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है मान लो। अब पेड़ों को पानी कैसे मिलेगा? जड़ों से मिलता है क्या? जड़ों से। तो जड़ों से पानी ऊपर तक जाएगा किससे? एक नली होती है इनके अंदर, बहुत पतली पतली नलियां होती है पूरे पेड़ में, जिसे जाइलम बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? जाइलम बोला जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? जाइलम। ये पानी को पूरे पादप में पहुंचाने का काम जाइलम करती है, एक नलिका होती है। ठीक भोजन को भी तो पहुंचाना है पूरे पेड़ में। जब भोजन बनता है तो उसे पूरे जगह पहुंचाने का काम करना है, तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। तो याद रख, सॉरी ये आंतरिक भाग में नहीं आएगा, ये मध्य भाग में नहीं, आंतरिक भाग में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जाइलम। आंतरिक भाग किसका बनाता है? जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ होता है। और मध्य भाग की बात की जाए तो मध्य भाग 2 प्रोटीन का बना होता है, पैक्टिन और लिग्निन का। किसका? पैक्टिन व लिग्निन का। ठीक है भाई, लिग्निन प्रोटीन का बनाता है। ठीक है,
तो कोशिका भित्ति से आपसे सवाल भी पूछेगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती